नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट का समय हो चुका है और हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और हमारा टारगेट है 37 में 37 प्रश्न आपको सही कराने का। और आज जो हमारा सेशन है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 26 के साथ हमारा सेशन शुरू हो रहा है। सारे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन जो हैं हम इसमें रखते हैं और आपने यदि अभी सारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस कीजिए और जब आपको पता चलेगा कि हमारा कंटेंट या क्या होता है, ठीक है, और क्यों हम अपने कंटेंट को इतना मजबूत और इतना महत्व क्यों देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टैगलाइन है, उस टैगलाइन के साथ शुरू करते हैं सेशन को। टैगलाइन है हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस बात से समझ गए होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, सामान्य हिंदी का है। रस कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं। आपको बच्चा पता होना चाहिए रस के कितने अंग होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा रस के जो है पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। आपका आंसर मिल ही गया होगा कि आपको पता चल गया होगा कितने अंग होते हैं, क्योंकि मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब बच्चा कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा स्थायी भाव। क्या होता है, स्थायी भाव होता है। दूसरा जो होता है वो होता है विभाव। कौन सा होता है बेटा, विभाव होता है। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है अनुभाव। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, अनुभाव होता है बेटा। और चौथा जो होता है बेटा वो होता है संचारी भाव। चौथा जो होता है वो कौन सा होता है, संचारी भाव। तो ये होते हैं 4 अंग। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है और कुछ नहीं। अगर हम बात करते हैं रस के स्थायी भावों की तो 9 होते हैं कुल, मतलब 9 होते हैं वैसे रस, और कुल कितने होते हैं, 11 स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, अलंकार, छंद, उपसर्ग या रस। बताइए क्या होता है, इसको हम बताएंगे जल्दी। क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है। क्या है, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है तो क्या कहते हैं, रस आ गया। तो क्या होता है, रस होता है। अलंकार का मतलब आभूषण होता है, आभूषण। ठीक है, आभूषण जिस तरीके से सौंदर्य आभूषण से चमकता है, इसी प्रकार से काव्य जो है अलंकार से वो होता है, सुंदर दिखता है। छंद का मतलब होता है आह्वान करना, खुशामद करना। ठीक है भाई, तो ये होते हैं हमारे। उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग से अर्थ को जो है निश्चित किया जाता है, जैसे कि विशेषण से किया जाता है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, विदेशी शब्द नहीं है, ये बताना है आपको। तो आपको कमर, ठीक है, कमरा, और आपका कमेटी और कान, जल्दी बताना कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है, इसमें कान जो है आपका विदेशी शब्द नहीं है। ऐसे ही नीचे वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम कि क्या है आपका चौथा क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, 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 ऋषि। तो आपको मिल गया होगा इसका आंसर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो ए विकल्प आपका। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामासिक पदों, पुनरक्त, युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है कौन सा, यानी कि समासिक शब्दों के मध्य, पुनरुक्त के मध्य या फिर युग्म शब्दों के मध्य जो प्रयोग किया जाता है वो अल्पविराम होता है, अर्धविराम होता है, योजक चिन्ह होता है, उद्धरण चिन्ह होता है। जल्दी बताएंगे क्या है इसका आंसर। देखिए अल्पविराम जो होता है वो ये होता है, अर्धविराम जो होता है ऊपर बिंदी होती है और ये होता है। ठीक है, योजक चिन्ह जो होता है ये होता है, उद्धरण चिन्ह जो होता है वो ये होता है बड़ा, ये वाला, ये वाला जो होता है उद्धरण चिन्ह होता है। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, अब आपको पता चल गया होगा, योजक। जैसा राम श्याम आपको लिखना है, ठीक है, राम रहीम आपको लिखना है, तो उसमें कौन सा लगाएंगे, योजक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है छठा प्रश्न, उसी तरफ ध्यान देना है छठे प्रश्न की तरफ कि क्या है छठा प्रश्न। ठीक है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, अंधेरे, नकेल, मुंडेर, बटेर। बताइए। तो कई बार कहते हैं अंधेरे में बैठा है, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अंधेरा। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। डेली हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं वाक्य से, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 2, 4, 6, 8। बताइए क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8। ठीक है भाई, अब वो 8 कौन कौन से होते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक जो होता है वो विधिवाचक होता है, 2 जो होता है वो होता है निषेधवाचक, तीसरे पर जो होता है वो आज्ञावाचक, चौथे पर जो होता है वो होता है आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, पाँचवें पर जो होता है वो होता है विस्मयादक, विस्मयवाचक। छठे पर जो होता है वो आपका होता है संदेहवाचक, सातवें पर तो हो जाता है वो होता है इच्छावाचक, आठवें पर होता है संकेतवाचक। तो दोबारा सुन लो, विधिवाचक,
आज्ञावाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक, ठीक है, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। इस तरीके से आपका ये सही हो गया। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? अभिज्ञ अनभिज्ञ, जल्दी बता दो क्या होता है इसका सही अर्थ। तो अन जिसके सामने लग जाता है वो क्या होता है? ना। तो यहाँ पर क्या है? ना। और जानकार, अभिज्ञ होता है जानकार, और अन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ना जानकार। तो आपका यहाँ से आंसर कौन सा बन जाएगा? सी विकल्प आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है बेटा? 9वें प्रश्न की तरफ देख लेते हैं क्या है 9वां प्रश्न। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 और आपका 5। जल्दी बताओ कितने होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जी 5 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होती है दीर्घ संधि, वो होती है दीर्घ संधि, ठीक है भाई। दूसरी जो होती है वो होती है गुण संधि। कौन सी होती है? गुण संधि। तीसरी जो होती है वो आपकी होती है वृद्धि संधि। कौन सी होती है? वृद्धि संधि। चौथी जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? यण संधि, ठीक है। पांचवी जो होती है बेटा वो आपकी होती है अयादि संधि। पांचवी होती है अयादि संधि होती है। अब मैं आपको बताऊँ दीर्घ में क्या आता है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। गुण में जो आता है वो क्या आता है? ए, ओ और अर, ठीक है, ये आता है। गुण वृद्धि में जो आता है वो क्या आता है? बड़ा ए और बड़ा ओ, ठीक है, ये आ जाता है वृद्धि में। यण में जो आता है ये रे लेवे आ जाते हैं। अयादि में अये, अब, आब, अभी, अभी, इस तरीके से ये शब्द आते हैं, ठीक है भाई। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाप का विलोम शब्द है प्राश्चित, अपाप, पुण्य, निरपराध, ठीक है भाई। जल्दी बताओ क्या होता है? हाँ बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाता है सी, यानी क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पुण्य आपका आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न क्या है? रचनाकार और रचना कौन सा सही युग्म नहीं है? तो तुलसीदास की कौन सी बताई गई है यहाँ? रामचरितमानस, ठीक है। कुतुबन की क्या है? मर्गावन। जायसी की पद्मावत बताई है। मंझन की चित्रावली। तो जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा? ठीक है, जल्दी बताओ। अब यही गलत है, मंझन चित्रावली। भाई चित्रावली का जो सही युग्म है वो चित्रावली का जो होता है वो किसका होता है? उस्मान का होता है। किसका होता है? उस्मान का। तो ये गलत है और यहाँ क्या लिखा जाएगा? उस्मान। क्या लिखा जाएगा? उस्मान, क्योंकि चित्रावली जो है वो उस्मान की है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य, ठीक है, निजामुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे हाजी बावन, उनके शिष्य थे ये उस्मान। हाजी बावन के शिष्य कौन थे? उस्मान थे। और हाजी बावन किसके थे? हाजी बावन, हाजी बावन, हाजी बावन, हाजी बावन जो थे वो किसके थे? निजामुद्दीन चिश्ती के, ठीक है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती के थे। क्लियर? इतनी बात आपको याद रखनी है। बहुत बढ़िया। आगे आपका है पहले आँख का अंधा नाम नैन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। तो क्या है? गुण के अनुरूप नाम होना, ये हो गया है आपका गुण के अनुरूप नाम होना, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इसमें दूसरा गुण के विरुद्ध नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हुआ था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ जोड़े से बनाइए। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, नाच ना आने दे, सॉरी आँच न आने दे, न आने देना, सॉरी आँच न आने देना का मतलब जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। आँच न आने देने का मतलब है जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। फिर आगे है आपका इसमें आसान डोलना, आसन डोलना सॉरी, तो विचलित न होना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट। तो जल्दी बताओ इसमें क्या हो जाएगा? उन्होंने बोला है गलत बताना है, गलत। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका आसन डोलने का मतलब विचलित न होने का मतलब नहीं होता है। यहाँ अर्थ होता है आसन डोलने का मतलब होता है किसी कारणवश मन का विचलित होना। तो ये वाला ही गलत है, यानी कि कौन सा गलत है? सी जो है आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। लेन देन, विरह मिलन,
जड़ चेतन आदि शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो ये अल्प विराम होता है, ये जो होता है आपका विसर्ग होता है, ये योजक चिन्ह होता है और आपका ये होता है अर्धविराम। तो ये अल्प विराम अल्प होता है, ये अर्ध होता है, ठीक है, ये योजक होता है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? योजक हो जाएगा। ठीक है भाई, 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ऐसी एकाध बातें और देखने में भी आती हैं। बताइए क्या है इसमें? 15 का जल्दी बताएंगे तो 15 का आपका क्या हो जाएगा? डी विकल्प। 15 का हमारा हो जाएगा, सॉरी 15 का डी नहीं होगा, 15 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो ये बात सही है और सब गलत है। मैं आपके नहीं, आपका नहीं, आपके होता है। इस बात के कहने में किसी को संकोच न होना, कोई संकोच न होता है, कोई संकोच न होना होगा। ऐसी एकात बातें और देखने आती हैं, और देखने में आती हैं, तो और सुनने में आती हैं, देखने गलत है। समझ गए नहीं? तो ये यहाँ पर ये गलतियाँ हैं। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी, ये आपका क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, क्या जी? आम खाया जाता है, ये भी क्या होगा? कर्मवाच्य। ठीक है, धूप में चला नहीं जाता, तो ये आपका हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, ये तो क्लियर रहेगा। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। 16 में आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आपका ये हो जाएगा डी विकल्प। ठीक है भाई, चलिए 17वां प्रश्न देखने वाले हैं। क्या है? राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल। दो जगह सामान्य भविष्यकाल, तो ये होगा संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि ता होगा इसमें जो आया है वो क्या होगा? ता होगा, ता होगा, ये आया होगा। क्या है इसका आंसर? ये इस वाले का। और क्या है इसमें? ता होगा, ता होगा। तो होगा से पता चलता है संदिग्ध है, और ता से मतलब है वर्तमान का है। ठीक है, आरी बात समझ में नहीं? बताइए इतना। चलिए, बहुत इसमें लिख सकता है गाड़ी आती होगी, गाड़ी आती होगी, नेहा पत्र लिखती होगी, बच्चा रोता होगा। ऐसे भी वाक्य इसमें जो है बेटा आ जाएंगे। आप चाहो तो उनको भी यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करने वाले हैं, आगे हम बात करते हैं 18वां क्वेश्चन। क्या है? 18वां क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी और ब्रजभाषा। जल्दी बताओ क्या है आंसर? आपका आंसर होगा, बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी विकल्प। ठीक है, आपका कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प। पृष्ठ ऐसा नहीं लिखा जाता, पृष्ठ कैसे लिखा जाता है? जल्दी बताओ। ठीक है, प्र और याद आता है और ठे होता है, क्या होता है? पृष्ठ। पर्याप्त ये वाला होता है आपका, पर्याप्त ये होता है। ठीक है, प्रदर्शनी ये होता है, प्रदर्शनी ये ई नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसमें गलतियां हैं। 19वां प्रश्न क्या है? उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबोधन या संबंधवाचक शब्द कौन सा है? उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उसके बिना तुम कुछ। जल्दी बताओ। तो आपने आंसर चुन लिया होगा, तो ये आपका होता है बिन, और बिन का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें थोड़ी सी बात समझिए क्या होता है। बिन शब्द जो होता है संबंधवाचक होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को होता है, संबंध बोधक कहा जाता है इसे। तो जैसा आगे, आगे शब्द आ जाएगा तब भी यही होगा। मतलब बिना पास जो भी होते हैं, बिना पास, ये सब कैसे होते हैं? आपके अव्यय होते हैं, और कौन से? जो कि एक दूसरे चीज़ को, संबंध को बताते हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन क्या है? गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्त, दत्तक, दत्तचित, दंपत्ति। आप बताओगे क्या है आंसर? तो उसे कहा जाता है दत्तक। जैसा तुमने देखा होगा, रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र था कौन? गंगाधर। कौन? सॉरी, गंगाधर नहीं, दामोदर। कौन था? दामोदर। गंगाधर उनके पति का नाम था, गंगाधर जो थे उनके पति का नाम था। अब ये गद्यांश है, नीचे उसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या है देखिए।
हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी देश चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। तो उत्तरी सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीदों के खून से सनकर लाल हो गईं। हजारों माओं की गोद सूनी हुई, हजारों की मांग और सिंदूर पुछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। ठीक है। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था। देश में हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जाने मानी फिल्मी हस्तियां आयोजकों में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुँची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। और लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्साह से प्रतीक्षा कर रही थी। जब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया। सभी के मन एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमने ही नहीं थे। ठीक है, तो ये आपको आ गया है क्वेश्चन इस तरह। अब आता है यहाँ से कि ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गीत के बारे में क्या सच नहीं है। मड्डे ने सुर दिया, रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने सुर दिए, प्रदीप ने लिखा। तो क्या सही नहीं है, क्या सच नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका इसमें आपका हो जाएगा मड्डे ने सुर दिया। तो ये गलत है, क्योंकि संगीत किसने दिया था, सी रामचंद्र ने। स्वर किसने दिए थे, आपने लता मंगेशकर ने। लिखा किसने था, ये प्रदीप ने। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको पता होना चाहिए। परंतु लता मंगेशकर को ही सब जानते हैं, कुछ नाम इतिहास में छिप कर रह जाते हैं। जैसे प्रदीप नाम छिप कर रहेगा, सी रामचंद्र भी जिन्होंने संगीत दिया, इनका नाम भी कभी भी नहीं आता। जब भी गीत आता है तो लता मंगेशकर को जानते हैं, जबकि लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ साथ इन दोनों की भूमिका बहुत अहम थी, जिसमें प्रदीप की जो थी बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। चलिए आगे देखते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है। 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न करने का कारण था सैनिकों को द्वारा चास्ट से इनकार, रक्षा मंत्री की अनिच्छा, चीन का दबाव या हजारों युवाओं का शहीद होना। तो ये इसमें आंसर बन जाएगा आपका। तो क्या, हजारों युवाओं का शहीद होना। क्यों, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने से जो है हजारों सैनिक शहीद हो गए थे। इस कारण बस जो है लोगों को पर्व मनाने का उमंग नहीं थी। ठीक है दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई होगी, फिल्म हस्तियों भाग लेंगी, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, प्रदीप और सी रामचंद्र जी दिल्ली आएंगे, 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए। तो इसमें किस चीज़ को किया गया, तो आपका क्या होगा, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। ठीक है, ये वाली बात। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है। पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ है आक्रमण करना, विश्वासघात करना, पराजित करना, युद्ध में घायल होना। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है विश्वासघात करना। ठीक है दोस्तों। 25वें क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। क्या है 25वां क्वेश्चन। ठीक है भाई दोस्तों, 25वां क्वेश्चन क्या है उसी की तरफ चलते हैं। क्या है 25वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है आपको बताना है। नीलगाय, देहलता, आप बीती और लघु कथा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप बीती। तो ये हो जाएगा आप पर बीती, आप पर बीती। तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण में पर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। विधि की सही है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। रिक्त स्थान क्या है, इच्छा, पुकार, सोच, साधना। तो बताइए क्या होगा। तो विधि की क्या है, इच्छा है। विधि की यही इच्छा है, ऐसा बोलते हैं ना। अब आगे आपका आगा अथॉरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है। प्राधिकारी, अधिकारी विद्वान, लेखिकी अधिकार, प्राधिकरण। जल्दी बताओ क्या है इसका सही आंसर। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक अधिकारी। ये संगत नहीं है, जबकि तीनों का मतलब यही होता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। आगे आता किस सब विकल्प का सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है। ट्रांसपोर्ट आयात निर्यात होता है,
ठीक है। आगे है आपका रेट्रोस्पोर्टिव, ठीक है। फिर है आपका लिजिबल और फिर है एक्ट। तो अब बताओ क्या है इसमें सही। तो इसमें पूछा है शब्द नहीं है, मिलता हुआ शब्द नहीं है, तो आपको बताना है ट्रांसपोर्ट माने आयात निर्यात नहीं होता, केवल यातायात होता। क्या होता है? यातायात। क्या होता है? यातायात। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, यह संचार होता है। ठीक है भाई। 29वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? मुझसे सुबह जल्द नहीं उठा जाता, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता। अब बताइए क्या है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, क्योंकि यहाँ इच्छा नहीं है, यहाँ किसी के द्वारा बताया गया है। समझ गए नहीं? इसमें बताया जाता। तो देखो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि यहाँ पर इन्होंने बोला वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, तो नहीं जाता ऐसा होता वह स्कूल नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता, नहीं जा सकता, तो तब तो होता ये भी, परंतु ये इसलिए गलत है। ठीक है। 30वां क्वेश्चन क्या है? 30वां क्वेश्चन भी देख लेंगे क्या है। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना, सूरज पर थूकना, किसी निर्देश का उल्लंघन करना, नागभो चढ़ाना, अरुचि और अप्रसन्न प्रकट करना, थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना। जल्दी बताओ क्या है इसका। तो यही गलत है। घड़ों पानी पड़ने का मतलब बहुत वर्षा होना, ये गलत है। समझ गए नहीं? आपका अगर क्वेश्चन आएगा 31वां, आग बबूला होने का भावार्थ अर्थ है बबूल के पेड़ पर आग लगना, लू में बबूले उठना, अत्यंत क्रोध करना, भयंकर आग लगना। जल्दी बताओ क्या इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें आ जाए अत्यधिक क्रोध करना। ठीक है भाई। चलिए 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक तो करेला दूजा नीम पर चढ़ा, तो गुणी व्यक्ति ही गुणवान हो की पहचान होती है। चालाक का अधिक चालाक हो सम्मान होना, सज्जन द्वारा कपट व्यवहार करना, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा होना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी विकल्प, कुसंग से बुरे का कुसंग होना। 33वां प्रश्न क्या है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हैं? अलंकृत, सुंदरता, अधिकारी और आपका आ जाएगा अधुनातन। तो आपका आ जाएगा सी विकल्प, क्योंकि अधि प्लस के कार प्लस के ई। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी। ठीक है भाई। 34वां प्रश्न क्या है। द्वंद्व समास का उदाहरण है। प्रत्यक्ष तो ये तो था अक्षी के समान, तो ये तो हो जाएगा अभ्यव। ठीक है। मन चाह, मन से चाह, तो शेषासी किससे हो जाएगा? मन से चाह, इस पर है तो करण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? करण। फिर है शीतोष्ण, शीत उष्ण, क्या हो जाएगा? शीत। आज ही दिया था एग्जाम्पल इसका क्लास में, उष्ण। ठीक है, शीत उष्ण, तो शीत उष्ण क्या हो गया? यही बी विकल्प हो गया आपका। जबकि गौशाला, गो के लिए शाला, ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा शीतोष्ण। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करोगे तो एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगी आपकी हिंदी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर करोगे तो आप। ठीक है भाई। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कमल का अम्बु आबू, ठीक है, विकल्प में। फिर है झंडे का ध्वज पताका, सी में दांत दंत रदन, चांद का राकेश शशि, तो ये भी सही है। झंडा पताका ये भी सही है। ठीक है, और आपका दंत रसद ये भी सही है। तो अम्बु नहीं होता यहाँ, अम्बु माने जल होता, क्या होता? अम्बुज होता। क्या होता? अम्बुज। जय और होता है यहाँ पर, तो अम्बुज यानी कि जल में जन्मा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए विकल्प। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल, बचपन काल। बताओ जी क्या है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा बचपन काल। ठीक है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का कवि है? तुलसीदास, कबीरदास, वृंद, सूरदास। जल्दी बताओ। रीतिकाल का कवि पूछा है बेटा, तो इसमें आ जाएगा वृंद। ठीक है, ये सब भक्ति काल के हैं, इसलिए क्या आ जाएगा? रीतिकाल का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन में बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप अपना स्कोर जो है शेयर कर रखो कि हमारा कितना गया, हमारा स्कोर कितना गया, उसी के अनुसार जो है हम अपना लेवल जो है घटाना है बढ़ाना देखेंगे। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि आप कितने तैयार हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।